हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले 2 लाइनें कहना चाहेंगे और उसके बाद हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं है। यानी फ्रेंड्स देखिए, हम जब निकलते हैं किसी वर्क के लिए, है ना, तो उसमें हम लोग भटकते भी बहुत हैं, स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत कोई चीज़ क्या है, हलवा है और उसको उठा के खा लिया, ऐसा तो नहीं ना। बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के लिए क्या करना होता है, स्ट्रगल करना होता है। लेकिन जो स्ट्रगल को कर लेते हैं, हर एक परिस्थिति का सामना कर के वो आगे बढ़ते हैं, तो वो तो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। और जो घर से निकलते ही नहीं है, यानी जो स्ट्रगल करते ही नहीं है, जो प्रॉब्लम्स को फेस करते ही नहीं है, तो सक्सेस उनको कैसे मिलेगी, है ना। तो हर सक्सेस के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है, ये चीज़ आप लोग समझ के चलिए। और इस चीज़ को बिल्कुल भी वो ना रखिए ध्यान में कि हम मेहनत नहीं करेंगे और हमको सक्सेस मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता है। बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं आज के सेशन की तरफ। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो आपका ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आज की सीरीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन हो जाता है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आंसर की तरफ चलते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। और अगर बात की जाए साइंटिफिक सोसाइटी, तो ये अलीगढ़ यानी साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने कब की थी, तो 9 जनवरी। कब की थी, तो 9 जनवरी हो जाता है। और सन की बात की जाए तो 1864 हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। और इनका जन्म कब हुआ, अगर जन्म की बात कर ली जाए तो हो जाते हैं 12 जनवरी 1863 को। कब, तो 12 जनवरी, 12 जैन, ठीक है ना, 12 जनवरी। और कब, तो 1863 को। अगर बात की जाए कहाँ पे, तो कोलकाता में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मतलब कौन था। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी तो आंसर पढ़ेंगे ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन ने 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया, यानी वर्क किया। अगला क्वेश्चन हो जाता है, 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ। तो आंसर हो जाता है जॉर्ज पंचम। और अगर बात की जाए तो जॉर्ज पंचम प्रथम ब्रिटिश शासक थे जो विंडसर राजघराने से संबंधित थे। चोरी चोरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो चोरी चोरा जो कांड हो जाता है वो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। और अगर इस कांड की डेट की बात की जाए, यानी चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो 4 फरवरी। कब हुआ था, तो 4 फैब यानी 4 फैब, ठीक है ना, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1921 के बीच लंदन में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, तो लंदन में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी राष्ट्र होते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो मिड डे मील योजना का प्रारंभ वर्ष 1995 में किया गया था। और आपको पता है कि 1995 में देखिए इसकी शुरुआत की गई थी। और जब शुरुआत की गई थी तो पहले देखिए पका हुआ भोजन नहीं मिलता था, कच्चा भोजन मिलता था। और उसके बाद में जब देखा गया कि बच्चों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है,
तब क्या किया गया, 2004 में पका हुआ भोजन बच्चों को मिलने लगा। ठीक है। और इस जो ये योजना चलाने का मेन उद्देश्य क्या कि भाई बच्चे जो स्कूल में आए और उनका नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी रजिस्टर में उनका नाम भी हो कि हाँ भाई एडमिशन लिया है, और बच्चे ठहरे भी। और ठहरेंगे कैसे, पहले क्या होता था कि एडमिशन तो ले लिया जाता था, यानी दिला दिया जाता था बच्चों को, लेकिन वो स्कूल नहीं आते थे। और उसके बाद जब ये योजना चली तब क्या हुआ, तब बच्चे स्कूल की तरफ बच्चों ने रुख किया और वहाँ ठहरे भी, और क्या हुआ, और पढ़ भी रहे हैं। तो उसका रिजल्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर रोग उत्पन्न होता है। और नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है, तो नदियों में जल प्रदूषण की माप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD से की जाती है। ठीक है। और अगला आपका हो जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 है। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 में से कितने हैं, ये होता है लिंगानुपात का मतलब, है ना। तो 940 है। विटीकल्चर क्या है, तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान जो विज्ञान की एक शाखा है, और इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख एवं फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ऐसे देखिए बहुत सारे कल्चर है, जैसे विटीकल्चर ये हो जाता है तो अंगूरों की खेती से संबंधित है। उसी तरह से सेरीकल्चर हो जाता है तो मत्स्य पालन से हो जाता है। और आपका देखिए पीसी कल्चर हो जाता है जो मत्स्य होता है, सेरीकल्चर रेशम से होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन चलिए कोई इशू नहीं है। और जो आपका देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाता है, जो पीसी कल्चर, पी से पीस होता है ना, पीसी यानी पीस किया, पीस किसका किया जाता है, तो मछली का किया जाता है। तो भाई मछली को क्या पीस पीस करके ही तो बनाया जाता है ना, तो वो पीसी कल्चर में आ जाता है। और सेरी कल्चर यानी सेरी रेशम से संबंधित है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो हो जाता है वो भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर बात की जाए अक्षांश के हिसाब से भारत 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ तो इसमें असफलता क्यों हुई, हालांकि ये क्रांति जो हुई तो बहुत ही मतलब इसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग हो गई थी क्रांति की, लेकिन क्या हुआ कि योजना के अनुसार ही क्रांति नहीं की गई। एक डेट जो निश्चित की गई थी उस डेट पे नहीं हुई, डेट से पहले हो गई। और कोई वर्क हम जब करते हैं योजना बिना बनाए जो वर्क कर लेते हैं तो उसमें हमको क्या करना होता है, हार का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन जब हम कोई वर्क करते हैं और उसकी योजना बना लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मशवरा कर लेना चाहिए कि कहीं पे हार तो नहीं होगी, जीत ही होगी, है ना। इसीलिए तो मशवरे किए जाते हैं, राय ली जाती है, आपस में बैठकर बातचीत की जाती है, चर्चा की जाती है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो गई थी, सिचुएशन बहुत ही खराब थी, लोगों पे अत्याचार किए जा रहे थे, तो डेट का इंतजार कैसे करते, तो डेट का इंतजार नहीं किया गया और डेट से पहले ही ये क्रांति होने लगी। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसमें हार का सामना देखना पड़ा था, लेकिन क्रांति यहीं से छिड़ गई थी। उसके बाद आपका इसमें हो जाता है कौन कौन से कारण थे, तो देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव, क्योंकि भाई देखिए टाइम से पहले हुआ तो ऐसा था भाई, एक डेट रखी गई तो भाई इस डेट में क्या होगा कि हम हर एक चीज़ को क्या करेंगे, हर एक चीज़ को मुहैया कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब डेट से पहले हुई तो सामग्री की कमी थी। दूसरी बात, स्वतंत्रता संग्राम के समय कुशल नेतृत्व का न होना, यानी नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, नेता कोई नहीं था, बस अपने मन से मतलब ये चीज़ें की जा रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है कि हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे जो मन में आता है हम वही कर डालते हैं। तो ऐसा मतलब हो गया था। और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर देखिए कपड़ा उद्योग भी है और चीनी उद्योग भी है, क्योंकि भाई कपड़ा किससे बनता है, कपास से। सूती वस्त्र किससे बनते हैं, कपास से बनते हैं, तो खेती तो की जाती है। दूसरे जो चीनी है वो किससे बनती है, भाई गन्ने से बनती है। गन्ना क्या होता है, तो भाई खेतों में उगाया जाता है। तो यानी क्या है, ये कृषि पर आधारित हो जाते हैं।
उसके बाद आपका हो जाता है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें और आपका देखिए रिवीजन भी हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है ऐसे ये चीज़ हो जाएगी, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। अगर एक बार में आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, रिवीजन नहीं हो पा रहा, तो आप लोग दोबारा देखिए, पर देखिए ज़रूर, चीज़ों को समझिए ज़रूर, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो नेहरू रिपोर्ट जो हो जाती है वो 28 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर का लाल इमली वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। व्यक्ति के कानों के लिए समान ध्वनि तीव्रता कितनी है। तो व्यक्ति के कानों के लिए समान ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अस्पृश्यता क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर किस अनुच्छेद में है उसको समझते हैं। तो अस्पृश्यता का मतलब ये होता है कि किसी जाति या व्यवसाय के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना, जो कि अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है, खत्म नहीं हुआ, सिर्फ धारा बनी हुई है। देखिए आप कहोगे कि मैम आप ऐसे बोल देते हो, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए ये धाराएं बनी हुई हैं और ये सिर्फ क्या है लिखी हुई हैं, इस पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। और आप अभी भी आप चाहें देखें जाके, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं कि मतलब जो अस्पृश्यता का मतलब हमने अभी आपको बताया कि किसी जाति या जाति के जो जाति है इस पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि वो ऊंची जात का बंदा है, वो नीची जात का है, और इसमें भेदभाव है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। और व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव करना, व्यवसाय के आधार पर भी देखिए वो तो देखने में ही आ रहा है। आज का तो दौर ये हो गया है ना कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जो ज़्यादा अच्छा व्यवसाय कर रहा है, उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो कम करता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कुछ है ही नहीं। मतलब इस तरह से जात में भी अगर कोई ऊंची जात का है तो उसको अच्छे से बिठाया, उससे अच्छे से बात की, और जो ऐसे हैं कि नहीं वो इस कास्ट के हैं, वो इस कास्ट के हैं, तो यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो जब इतनी दिक्कतें हैं, समाज में इतनी बुराइयां फैली हुई हैं, तो हम समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें होते हुए भी नहीं होती हैं, है ना। तो ये क्या है, तो ये सिर्फ धारा में अनुच्छेद 17 में है, तो लेकिन इसको फॉलो कितने लोग कर रहे हैं, तो ना के बराबर। और जो कर भी रहा है तो वो आज के दौर में क्या माना जाता है, बहुत बुरा माना जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी चलिए खैर, और यहाँ पे हमने देख लिया अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसमें हो जाता है पूना समझौता पर प्रकाश डाले। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता है, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपका हो जाता है कि अग्रिया हो जाता है, बेगा, भुइया, पटारी, पहरिया और चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया और जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी और राजगोंड, ये हो जाते हैं। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं या मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो ब्रह्म समाज के जो प्रमुख सिद्धांत हो जाते हैं वो हैं ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भाई देखिए क्या होता है कि ये चीज़ तो सही है कि हम पूजा कर रहे हैं और मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो दिल में है ना, वो चीज़ होती है। पूजा का अधिकार सभी को है, बिल्कुल सही बात है। आत्मा अजर अमर है और ईश्वर कर्मानुसार फल देता है। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखते हैं और जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ। 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लागू किया गया। इनके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इनके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था।
ठीक है, तो अब आपको समझ में आया रोलेट एक्ट क्या था कि 19 मार्च 1919 ईस्वी में यह लागू किया गया। और इसके अनुसार क्या था कि किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह है तो उसको क्या किया जाता था, मतलब संदेह पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, कुछ नहीं होता था, मतलब सजा दे दी जाती थी, वो वाली बात है ना। और खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं, भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम बुद्ध के बाद ब्रिटिश शासन के टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला और इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, अतः भारतीय मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। जेट वायुधारा किसे कहते हैं, वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और अगर बात की जाए तो जेट स्ट्रीम एक प्रकार की वायुधारा है जो वायुमंडल में ऊपर बहती है। औसतन जेट स्ट्रीम लगभग 110 मील प्रति घंटा की गति से चलती है। कितनी? तो 110 मील। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में बहने वाली क्या हो जाता है, जेट वायुधारा। तो ये तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप चलते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। कथन किसका, इसको देख लेते हैं। तो पंडित बाल गंगाधर तिलक का हो जाता है। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो बम्बई से प्रारंभ हुआ और बम्बई में गोवालिया टैंक मैदान में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये सभी योजनाएं जो हो जाती हैं और कब से कब तक हुई, कुछ में क्या हुआ, गैप हुआ, तो वो गैप भी आप लोगों को याद रखना है, चीज़ों को समझना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 1951, ठीक है, और ये कब तक चली, तो 1956 तक चली। भाई 5 वर्ष की है पंचवर्षीय योजना, यानी 5 वर्ष तक की। फिर दूसरी की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 1956 से 61 तक चली। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो उसके बाद 1961 से 66 तक चली और 67-68, ठीक है, ये गैप रहा। और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, 1961 से 66, फिर आपका 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इस तरह से हम लोग सभी योजनाओं पे बात करते चलेंगे। अभी यहाँ पे हमने कितनी 3 से 4 योजनाओं को देखा और जो बीच में गैप रहा उसको देखा, ठीक है। और अगर बात की जाए, देखिए आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना तो 1997 से 2002 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 हो जाती है। और इसी तरह 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 हो जाती है और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है, तो जो चांदी है वो आपका हो जाता है राजस्थान में पाई जाती है। अगर बात की जाए कितने प्रतिशत, तो 60, कितना, तो 60% से ज़्यादा पाई जाती है। 16 कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मनाया जाता है। यह कैसा है महोत्सव, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो ये भाई बहुत अच्छी चीज़ है ना, कि एकता का प्रतीक है, तो क्या कहने। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, सारस हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर हो जाता है। और ललितपुर अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व की तो 242 है, कितना है, तो 242 हो जाता है। इस तरह से आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे आज का जो आपका सेशन हो जाता है, देख लेते हैं, यहाँ पे सेशन कंप्लीट हाँ हो गया है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। फ्रेंड्स देखिए, ये तो आपकी सीरीज़ चल रही है, ये राजन सीरीज़, और इससे रिलेटेड जो आपके जो टॉपिक्स हो जाते हैं उनको हम लोग क्लियर करते हैं। तो वो क्लासेस भी अब आप लोगों को तो प्रोवाइड हो रही है। देखिए अभी हम शांति शिक्षा जो हो जाता है उसको क्लियर कर रहे हैं, और कल हो सकता है कि आपका जो सोशल साइंस है इसमें कुछ टॉपिक्स को क्लियर करें। तो आप लोग देखिए क्लासेस ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए, और आप लोग ये ना सोचा कीजिए कि आज की क्लास है कल पे छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए वो तो फिर कल कभी होता नहीं। और अगर आज है वो चीज़ों को आज आप कंप्लीट कर लेते हैं, आज मुकम्मल कर लेते हैं, है ना, तो वो चीज़ बेहतर होती है। हमारे पास कोई
पेंडिंग नहीं रहता है, और जब पेंडिंग हो जाता है फिर उसको मैनेज करना बड़ा कठिन का काम हो जाता है। कठिन काम हो जाता है ये कि जो पेंडिंग में पड़ा है उसको देखें, या आज की चीज़ें पढ़ें, या रिवीजन करें, क्या करें समझ नहीं आता। तो इसलिए आप लोग क्लास ज्वाइन क्या कीजिए, ज़रूर से ज़रूर आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जैसे ही क्लास आपको प्रोवाइड होती है आप लोग तुरंत उसको देखा कीजिए, समझा कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।